पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। न्यू शुभारंभ रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग ने की कार्रवाई, गुलाब जामुन में मिले कीड़े। चेन्नई एक्सप्रेस के बाद पटना बेंगलुरु एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेन की जिले वासियों को मिलेगी सौगात। जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक, 2 और कौवों के साथ 3 मुर्गियों की मौत। कचरा एकत्रित करने नगरपालिका लेगा टैक्स, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनों में आक्रोश। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी से परेशान अभ्यर्थी, प्रदेश शासन पर लगाया चुनावी छलावे का आरोप। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय से लगे हुए कोसवी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में 7 जनवरी की सुबह अज्ञात तत्व ने दीपलाल उपवंशी के घर में बंदी 5 बकरियों को धारदार हथियार से मार दिया। पीड़ित दीपलाल उपवंशी ने बताया कि सुबह 5 बजे जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी 5 बकरियां किसी ने धारदार हथियार से मार दी है, जिसकी सूचना उनके द्वारा ग्रामीण थाने की पुलिस को दे दी गई। अभी रात में मैं 1 बजे उठा था तो सुरक्षित थे। उसके बाद 3 बजे उठाऊँ तब भी सुरक्षित थे और उसके बाद की पता नहीं, फिर 6 बजे उठा तो देखा तो मरे पड़े थे। किस स्थिति में थे जानवर? ये अभी जो स्थिति में पड़े हैं उसी स्थिति में। क्या लग रहा है कि जानवरों ने मारे हैं या किसी आदमी का हाथ है ये? अब ये तो मैं खैर नहीं कह सकता जानवर ने मारे क्या आदमी ने मारा, मैंने देखा ही नहीं उनको, तो क्या बताऊँ। निशान कैसे है जानवरों अभी के? निशान वो काटा का है, पेट में, गले में है और 2-3 बकरी का गर्दन टूटा हुआ है। कितनी बकरी बंधी हुई थी वहाँ पे? वहाँ पे 11 बकरी बंधी थी। 11 में कितने को मारा गया? 11 में 5 को मारे। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? ये करीबन 50,000। मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की गई, जिसके बाद जिला मुख्यालय में भी युवाओं के द्वारा उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। लेकिन लगातार पुलिस भर्ती के लिए निकलने वाले फॉर्म में देरी की वजह से युवा हताश और परेशान भी हो रहे हैं। पुलिस भर्ती की तैयारी करने के लिए इन दिनों शहर के स्टेडियम ग्राउंड शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉकी मैदान में सुबह और शाम के समय युवाओं की टोली दिखाई देती है। जिनसे हमने भर्ती की तैयारी के विषय में चर्चा की तो उन्होंने बार बार एग्जाम फॉर्म की तारीख बढ़ने पर नाराजगी व्यक्त की है। सर तैयारी तो अभी ठीक से चल रही है, पर ऐसे ऐसे जैसे एग्जाम नज़दीक मतलब ऐसे फॉर्म डालना स्टार्ट हो रहा है जैसे बोलते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं अब डालना स्टार्ट हो तो हमको और भी अच्छी से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि हम अभी तक की तैयारी करते आ तो रहे थे, लेकिन ऐसा था कि जैसे मतलब डेट बढ़ जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि और वीक हो जाती है हमारी तैयारी। ऐसा लगता है कि हम अभी तैयारी ना करें क्योंकि और डेट बढ़ते जाती है, फिर उसमें हमारा मनोबल टूटते रहता है। डेट आगे बढ़ रही है, इससे तो स्टूडेंट का लॉस हो रहा है क्योंकि 24 दिसंबर से स्टार्ट होना था फॉर्म, अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। तैयारी माइंड सेट होता है कि फॉर्म भरना है, लेकिन फिर आगे डिले होते जाता है तो फिर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। निश्चित युवाओं के द्वारा पुलिस, वन विभाग और भारतीय सेना भर्ती के लिए बड़ी संख्या में तैयारी की जाती है, लेकिन युवाओं के मन में एक मलाल हमेशा रहता है कि शहर के भीतर एक भी अच्छा मैदान नहीं है जिस पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। जैसे लंबी कूद करना है तो भी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, और दौड़ लगाने के लिए ग्राउंड भी ठीक नहीं है, उस तरफ से बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है दौड़ने के लिए। अच्छा, कौन से ग्राउंड में आते हैं आप लोग प्रैक्टिस करने? ये स्टेडियम ग्राउंड है, स्टेडियम ग्राउंड है। इस ग्राउंड में लगभग कितने बच्चे ऐसे होंगे जो पुलिस भर्ती की तैयारी को लेकर आते हैं? वैसे तो काफ़ी बच्चे आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पुलिस की तैयारी करते हैं। बार बार की परीक्षा की तारीख बढ़ने से नाराज युवा तो प्रदेश शासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर उनके द्वारा पुलिस भर्ती की घोषणा की गई थी। कहीं ऐसा न हो जाए कि कुछ दिन बाद भर्ती को शासन के द्वारा रद्द कर दिया जाए।
सर वो रात दिन डेट चेंज होते जा रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वो कुछ दिन पहले जो 24 तारीख को कंफर्म कर दिया गया था नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा, लेकिन अब तो डेट बढ़ती ही जा रही है। फिर बोलते हैं कि 31 के बाद में होगी, फिर बोलते हैं 8 के बाद में होगी, लेकिन पुलिस भर्ती अभी तक क्या आ नहीं रही। बस वो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर एक युवाओं के मन में वो डाला गया था संचय कि पुलिस की भर्ती के सामने एक लालच मोह रखा गया था उनके सामने। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर भरवेली थाना के अंतर्गत मानेगांव आवास टोला में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि विज्जू राउत उम्र 35 वर्ष बहुत अधिक शराब पीने का आदी था। बीते 2 वर्षों से पत्नी उसे छोड़कर चले गई थी। बस ड्रिंक करता था, वजह तो क्या पता ही नहीं चला हमें। जी बस ड्रिंक करता था जी। शादी हो गई थी इसकी? हाँ शादी हो गई थी, वाइफ भी क्या बोलते हैं छोड़कर चले गई थी। कब से? 2 साल हो गया था। बच्चे चाहिए कि नहीं। तो क्या वजह लग रही है आपको? मेन वजह क्या लग रही है? क्या मेन वजह ऐसी सर कि क्या बोलते हैं सुसाइड ही है बस। ये सुसाइड क्या है, मोहल्ले में ऐसा है कि घूमता फिर, किसी के साथ झगड़ा नहीं था, ना विवाद नहीं था, और ड्रिंक भी करता था, तो किसी प्रकार का किसी को बोलता नहीं था, किसी को बेबाक गाली गलौज तो आज तक के किसी से नहीं किया उसने। घर पे भी ऐसा था कि ड्रिंक करता था तो शांतिपूर्ण रहता था घर पे, लेकिन अचानक क्या हुआ क्या नहीं, अब क्या दिमाग में आया ये तो हम नहीं जानते अब इसके बारे में। चेन्नई गया एक्सप्रेस के बाद जिले वासियों को 3 नई ट्रेनों की सौगात मिल सकती है, जिनमें पटना पाटलिपुत्र, बेंगलुरु प्रयागराज और गोरखपुर बेंगलुरु ट्रेन शामिल है। इन ट्रेनों के समय सारणी रेलवे विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है और 14 जनवरी से यह तीनों ट्रेन बालाघाट रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी, जिनके बालाघाट नैनपुर स्टॉपेज होने की बात भी कही गई है। हालांकि इन ट्रेनों को लेकर रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार के निर्देश न आने की बात कही गई, लेकिन रेलवे कमेटी बिलासपुर के जोन मेंबर के द्वारा ट्रेनों को लेकर रेलवे बोर्ड के द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कही गई। सर जैसे कि 3 ट्रेनें के जो गुजरने की बात कही जा रही है, ये नई 3 ट्रेनों का रूट निर्धारित किया गया है। ये सब नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन है, हाजीपुर जोन और 3 ट्रेन चलेंगी, वीकली ट्रेन है ये भी। तो ये ट्रेन है पटना पाटलिपुत्र बेंगलुरु, और दूसरा बेंगलुरु से पाटलिपुत्र, ये एक रूट हो गई, एक ट्रेन हो गई। ये सप्ताह में 5 दिन की ट्रेन। तो एक प्रयागराज से गोरखपुर से बेंगलुरु है, इस तरह 3 ट्रेन है 3। तो अभी जो उनका चार्ट आया है, इस चार्ट में केवल प्रपोज रूट, प्रस्तावित रूट, किस किस दिन चलेगी, कितना समय लगेगा, कितने स्टॉपेज होंगे और कौन कौन सा रूट है जहाँ से होगी गुजरेगी। अब जैसे लोगों में थोड़ा सा भ्रम ये है कि रूट दिया हुआ है, पटना से चली ट्रेन प्रयागराज आई, प्रयागराज से जबलपुर, जबलपुर से गोंदिया, गोंदिया से बल्लारसा, ऐसा दिया हुआ। लेकिन उसी में आप देखेंगे कि टोटल स्टॉपेज दिया हुआ, किसी में 14 स्टॉपेज है, किसी में 15 स्टॉपेज है। तो जबलपुर और गोंदिया के बीच में नैनपुर और बालाघाट महत्वपूर्ण स्टॉपेज, यहाँ तो ट्रेन रुकेगी। समय भले 2 मिनट का हो, 3 मिनट में, लेकिन रुकेगी वो। कब तक रेलवे बोर्ड इन ट्रेनों को स्वीकृति देकर चलाने की प्रारंभ कर सकता है? रेलवे बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया, संभवतः 14 जनवरी के आसपास, हो सकता है संक्रांति तक चालू हो जाए। वहीं इस संदर्भ में रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने कहा कि नई ट्रेन के संचालन को रेलवे विभाग से उन्हें किसी भी प्रकार के निर्देश नहीं मिले हैं, इसलिए इस बात की पुष्टि करना संभव नहीं है। यदि आदेश आते हैं तो उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वाराणसी नगर में बीते दिनों से हो रही कौओं की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है, जिसमें बर्ड फ्लू नामक बीमारी फैलने की संभावना पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा व्यक्त की जा रही है, परंतु इसके संबंध में किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में कोरोना वायरस वैश्विक संक्रमण महामारी से जिला सहित क्षेत्र परेशान है और इस प्रकार से नई बीमारी का फैलाव से नगरवासी सहित क्षेत्रवासी दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को नगर के वार्ड नंबर 7 में एक कौवा मृत अवस्था में पाया गया। वहीं मिश्रा नगर में भी एक कौवा मृत अवस्था में पाया गया। कुछ दिनों से वार्ड नंबर 7 निवासी में एक घर की मुर्गियों की अचानक मौत हो रही थी और गुरुवार को भी 3 मुर्गियों की मौत हो गई। पद्मेश 24/7 से चर्चा में सहायक पशु चिकित्सक विवेक कुमार जनबंधु ने बताया कि पशु चिकित्सा कार्यालय वाराणसी को यह सूचना मिली थी कि नगर में कुछ पक्षियों की मौत हुई है, जिस पर उस स्थान पर पहुंचकर जायजा लिया गया, जिसमें बर्ड फ्लू की संभावना जताई जा रही। नगर में 3 पक्षी और 2 कौवे मृत पाए गए, जिनकी सैंपलिंग कर नमूना बालाघाट लैब भेज दिया गया है। यहाँ पर कुछ पक्षियों की मृत्यु की सूचना हमको प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर यहाँ जो अभी बर्ड फ्लू की आशंका प्रदेश में बताई जा रही है, उसके मद्देनज़र जो है सैंपल कलेक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। तो ये अभी तो 3 पक्षी यहाँ मृत पाए गए हैं और एक जो कौवा मृत पाया गया है।
उनकी सैंपलिंग हम लोगों द्वारा कर ली गई है और नमूना अभी DI लैब बालाघाट भेजा जा रहा है। सुबह जानकारी मेरे को वार्डवासियों के माध्यम से पता चली कि हमारे मोहल्ले में फलाने के घर में कम से कम 3 से 5 दिनों के अंदर में 15 से 20 मुर्गियों की डेथ हो गई। उनके पड़ोस में एक और परिवार है दीपक बोरकर, उसके यहाँ भी 3 मुर्गियों की डेथ हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि प्रदेश में अभी चल रहा है, पेपर और समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे बर्ड फ्लू के कुछ केसेस निकल रहे हैं। उसी के मद्देनजर हमने संबंधित विभाग के अधिकारी घोड़ेसवार जो को हमने सूचित किया, उनकी टीम आई, सैंपल वैम्पल जाँच वाँच के लिए गई, कैसे रख रखाव करना है पक्षियों का उनके सुझाव दिए उन्होंने। बस अब रिपोर्ट आने का पता चलेगा कि मामला क्या है क्या नहीं है। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र कार्यालय वारासुनी के अंतर्गत ग्राम लिंगमारा में चीतल का शिकार कर फरार आरोपी राजकुमार भगत गुरुवार को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वन विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार 1 माह पूर्व वन विभाग को ग्राम लिंगमारा में वन्य प्राणी चीतल का शिकार होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर वन अमले के द्वारा गांव में दबिश देकर कड़ाई से छानबीन की गई थी। तो वन अमले के द्वारा लिंगमारा निवासी सुभाष कावरे के घर से वन्य प्राणी चीतल का मांस जब्त कर उसे और देवेंद्र कटरे को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए वन विभाग कार्यालय लाया गया था, जहाँ पर दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई। तो उन्होंने बताया कि कक्ष क्रमांक 519 के समीप राजस्व क्षेत्र में आवारा कुत्तों के द्वारा एक चीतल का शिकार कर मांस खा रहे थे। तभी देवेंद्र कटरे ने कृष्ण कुमार बिसेन तथा राजकुमार भगत के साथ मिलकर मौके पर पहुंचकर कुत्तों को भगाया और मृत चीतल के मांस को हथिया व कुल्हाड़ी की सहायता से काटकर बराबर हिस्सों में बांट लिया था। मामला था ये 9/12/2020 से फरार था। इसको कल तारीख 6 को गिरफ्तार किया गया है न्यायालय से। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है राजकुमार भगत। कहाँ का रहने वाला लिंगमारा का है ये। कितने आरोपी थे इसमें? इसमें थे 4 किया गया। इसको लिंगमारा से गिरफ्तार किया, ये इसको कोर्ट से गिरफ्तार किया गया है वारासुनी न्यायालय से। दुष्कर्म के आरोप में प्रवेश खरोले और प्रवीण खरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय युवती की वार्ड नंबर 6 रटेगांव लालबरा निवासी प्रवेश खरेले से जान पहचान थी और फोन में बातें होती थी, जो शादीशुदा था और पीड़िता की सगाई होने पर प्रवेश से बातचीत बंद कर दी थी। जिसके बाद 1 जनवरी की रात को पीड़िता के घर पहुंचकर आरोपी प्रवेश खरेले के द्वारा दुष्कर्म किया गया और दूसरे दिन दोस्त वार्ड नंबर 2 सिर्रा निवासी प्रवीण खरे के साथ बाइक से नागपुर भेज दिया। फिर प्रवेश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की को रटेगांव लाया, जहां फार्म में भी जबरदस्ती उसका दुष्कर्म किया गया। जिसके बाद अगली सुबह जब घर लेकर आया तो गांव के लोगों के द्वारा प्रवेश को समझाया कि लड़की को उसके घर भेज दे। इसी समय लड़की ने ग्रामीणों के फोन से अपने परिवारजनों को सूचना दी, जिन्होंने तत्काल रटेगांव से प्रार्थी को अपने घर में लाया, जिन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसी युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि न्यू ईयर की रात्रि में 12-1 बजे की बात है, आरोपी परवेश खरोले निवासी रटेगांव ने उसे अपहरण करके ले गया और उसका सहयोग उसके दोस्त जो है प्रवीण खरे ने किया इसके साथ। तो अपहरण युवती की रिपोर्ट पर मामला 376 का और अपहरण का मामला दर्ज किया गया, जो आरोपी को अभी गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया जाएगा। 7 जनवरी को गोंदिया रोड स्थित न्यू शुभारंभ रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई की गई। टीम के द्वारा कार्रवाई के दौरान न्यू शुभारंभ रेस्टोरेंट के किचन में पाए गए गुलाब जामुन में कीड़े पाए गए। रेस्टोरेंट में घरेलू उपयोग का गैस सिलेंडर भी पाया गया। किचन में रखी खाद्य सामग्री खुली और किचन की स्वच्छता असंतोषजनक पाई गई। शक्कर चावल के नमूने लिए गए। एक्सपायरी डेट की मैदा और सूजी के पैकेट पाए गए, जिन्हें नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में सबूरी ढाबा में भी कार्रवाई की गई। सबूरी ढाबा के किचन में खाद्य सामग्री के रखरखाव संतोषप्रद नहीं पाया गया। खाद्य सामग्री खुली पाई गई। घरेलू उपयोग का गैस सिलेंडर पाया गया, जिस पर रेस्टोरेंट एवं ढाबा संचालक को नोटिस जारी किया गया है। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहगांव से भंडारपुर रोड जानपुर घाट पुल से ऑटो पलटने से ऑटो में सवार 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बिरसा के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जनवरी को मोहगांव मलाजखंड का साप्ताहिक बाजार था। शाम 5 बजे करीब 11 लोग मोहगांव बाजार से सामान खरीदकर ऑटो में जानपुर और उसके आसपास के गांव जा रहे थे।
सवारी से खचाखच भरी ऑटो जब जानपुर जा रही थी तभी जानपुर घाट पुलिया से गुजरते समय ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें करीब 11 लोग घायल हो गए। नगर पालिका के द्वारा आम जनता पर आर्थिक बोझ डालते हुए कचरा उठाए जाने को लेकर एक नया टैक्स लागू कर दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक घर से कचरा उठाने के एवज में नगर पालिका को 125 रुपये प्रति माह चुकाना होगा। यह फरमान प्रशासकीय समिति के अनुमोदन के बाद नगर पालिका प्रशासन के द्वारा लिया गया है, लेकिन इस आदेश का लगातार विरोध किया जा रहा है और नगर वासियों ने इसे नगर पालिका का तुगलकी फरमान करार दिया है। आम जनता की माने तो वह नगर पालिका को हर प्रकार के टैक्स बाकायदा दे रही है, तो फिर यह फरमान जारी करना कि हर घर से 125 रुपये कचरा उठाने के नाम पर लिया जाएगा पूरी तरह से गलत है। इस आदेश को लेकर पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों के वार्डवासियों और वार्ड से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई। तो इस आदेश को जहां एक ओर जनता ने सिरे से नकार दिया, तो वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी गई। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान वार्डवासियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे नगर पालिका को संपत्ति कर, जल कर, रोशनी का और सफाई का भी कर दे रहे हैं, तो फिर नगर पालिका किस आधार पर जनता से कचरे के नाम पर 125 रुपये प्रति माह ले रही है। उन्होंने कहा कि इस आदेश को नगर पालिका को वापस लेना होगा। सहमत काय को रहेंगे भैया, हम अपना कचरा ले जाके गुड़ों में फेंकेंगे, काय को यहाँ पे नहीं ले जाएगा तो मत ले जाओ, तो फिर रोज फेंकते ही है। महीने का बजट बिगड़ जाएगा हमारा 125 रुपए के। तो ये जो नियम बनाए गए हैं कहाँ तक सही? नहीं, सही नहीं है भैया, गलत है। छोटा शहर है, यहाँ कहाँ से गरीब लोग पैसा लेंगे? आप सेठ साहूकारों से लो, बड़े लोगों से। नहीं, जायज नहीं है। जनता से काय को तुम पैसा लोगे भैया? तुम अपना और साधन करो ना। करोड़ों रुपए की मशीनरी सड़ रही है वहाँ पे, उसको बेचो कबाड़े को, है कि नहीं? वहाँ पे करोड़ों रुपए के सामान सड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया, वो भी नहीं मालूम क्या करे उनने। तो भैया 125 रुपये हम देंगे तो हमारा महीने का जो बजट है वो बिगड़ जाएगा पूरा। तो ये बताओ नगर पालिका अपने जेब से दे रही कि लोगों के जेब से पैसा निकाल के देंगी कर्मचारियों को? जो टैक्स ले रही है वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है ये बताओ। जैसे कि अब कचरा के नाम पे जो 125 रुपये है तो क्या होना चाहिए? कचरे का पैसा नगर पालिका को थोड़ी लेना चाहिए। कचरा नगर पालिका का काम है, सफाई करने का, जल योजना का, नल का पैसा सब ले रही है। तो कहाँ जा रहा है वो पैसा? यानी गलत नीति है। हाँ, गलत नीति है ना, बिल्कुल गलत नीति है। ये प्रावधान गलत है। नगर पालिका का जो प्रावधान ये बनाया गया है ये पूरी तरह से गलत है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से जनता पर ये जो भार डाला गया है, कहाँ तक उचित मानते हैं आप? मैं किसी भी एंगल से इसको सही नहीं मानता, पूरी तरह से गलत है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो नगर पालिका का क्या फ़र्ज है? नगर पालिका का फ़र्ज है जो हमारे साथ संपत्ति टैक्स लगाई है उसमें ऑलरेडी पहले से ही ये चीज़ उसमें सम्मिलित है, तो नगर पालिका को ये टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ये अधिकार है उसको कि कोई भी टैक्स लगा सकती है, पर ये अधिकार गलत है। वार्डवासियों ने कहा कि इस आदेश से सबसे अधिक वे लोग परेशान होंगे जो किसी तरह से अपने परिवार की जीविका चला रहा है, और इस आदेश से जहां एक और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, वहीं काफी गरीब तबके के लोग ऐसे हैं जो इस टैक्स को नहीं दे पाएंगे। हम गरीब आदमी रोड में धंधा करने वाले कहाँ से देंगे? पेट पालेंगे का पैसे देंगे? हम उठा के फेंक देंगे कहूँ भी ले जाकर। अच्छा, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप कहीं बाहर में फेंकते हैं तो 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। कहाँ तो घर में डूंगा रखेंगे, सड़ाएंगे, गड्ढा खोदकर। तो ये जो नगर पालिका ने आदेश जारी किए गलत है कि सही है? गलत है जी। हम कहाँ के पैसा देंगे? रोज कमाने खाने वाले को पैसा नहीं दे सकते हैं। नहीं देंगे, लेकिन शासन के नियम के अनुसार देंगे। अब ज़रूरत से ज़्यादा गरीब आदमी अब हम प्रेस करते हैं, अपना परिवार 5 परिवार पाल रहे हैं। हमारी आवक के आधार पे नियम के अनुसार देंगे, लेकिन उतना नहीं देंगे, लेकिन आधा देंगे। अच्छा, आधा देंगे आप? हाँ। तो अभी आपके वार्ड में क्या स्थिति है? कचरा उठता है? हमारे वार्ड में कचरा तो उठ रहा है, लेकिन नालियों की इतनी बुरी स्थिति है कि आप आके देखोगे कि वहाँ का पूरा सिचुएशन। वार्डवासी शेख इब्राहिम ने कहा कि नगर पालिका के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं वह पूरी तरह से गलत है। इससे गरीब तबके के लोग काफी परेशान हो जाएंगे। वहीं ओम प्रकाश वाघमारे ने कहा कि नगर पालिका कुछ भी कर ले, लेकिन उन्हें इस तरह से मनमानी नहीं करनी चाहिए। वो तो बिल्कुल गलत है। ये काम नगर पालिका का है। ये
प्रश्न आवाम और जनता का नहीं है, ये खुद नगर पालिका काम है। वो उनको उनका रोजगार वो खुद देना चाहिए। इसमें आवाम और गरीब इंसान का तो मरना हो जाएगा, कहाँ से दे देंगे आप ये बताइए। अच्छा, जैसे और कौन कौन से टैक्स देते हो आप? अब नगर पालिका मकान टैक्स दे रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रही है, यानी कई चीज़ों को आप पूरे ही टैक्स दे रहे, तो जनता कहाँ से दे देगी आप बताओ। अभी तो उसी लॉकडाउन और ये चल रहा है, उसी महामारी हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी नगर पालिका आपत्ति लगा रही है। घर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें भी आपत्ति लगा रही। अब क्या बताऊँ भैया, कचरे यहाँ से हम खुद ही सब उठा के फेंक देते हैं। अब वो आएंगे और टैक्स मांगेंगे, कहाँ से देंगे हम? और ये टैक्स भी यानी काय का दे पाएंगे हम? हाँ, 25 रुपये महीने, 125 रुपये भी बहुत ही है, हर महीने का है वो भी, है ना। तो ये जो आदेश जारी किया गया है, तो क्या लगता है कि अभी जो नहीं, ये गलत है, ये गलत है। वार्डवासियों ने कहा कि वर्तमान में तमाम वार्डों में गंदगी का आलम है। नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। वहीं जनता हर प्रकार से टैक्स नगर पालिका को दे रही है और इसके बाद इस तरह से गरीबों पर तुगलकी फरमान थोप देना उचित नहीं है। अरे मालिक, यहाँ तो कोई कचरा वाला आ रहा है, ना कोई नाली है ना कुछ है। ये तो ज़बरदस्ती की बातें हैं, इसमें कोई अच्छा नहीं लगा। नियम से तो खैर हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे मोहल्ले के जो पार्षद है उसको बोलने के बावजूद भी ये आपको सामने नाली दिख रही है, नाली की सफाई होती नहीं, सामने कचरा आपको दिख रहा है। हाकर वाले को बोले जाता, हाकर वाला जमाने भर की बातें करता है। कल को हम अगर उसको एक चाटा मार दे या एक जूता मार दे तो वहाँ नगर पालिका वाले जाके हमारे नाम से कंप्लेंट कर देंगे। क्या सही है आप बताइए। तो आपको क्या लगता है कि 125 किस हिसाब से 125 रुपये देंगे? तो देख रहे हो ना आप, दलील हमारे घर के सामने। इस आदेश को लेकर कर्मचारी वर्ग से भी चर्चा की गई तो उन्होंने इस तरह के टैक्स को लिए जाना अनुचित ठहराया। प्रधान डाकघर के उप डाकपाल सुनील पटले का इस संदर्भ में क्या कहना है, आइए जानते हैं। नहीं, मैं तो इस नियम को उचित नहीं मानता। सरकार की और नगर पालिका क्षेत्र की ये जिम्मेदारी है कि शहर को स्वच्छ वातावरण बनाए। सरकार का भी ये उद्देश्य है। तो ये ज़बरदस्ती का जो टैक्स थोपा जा रहा है ग्रामीण जनता के ऊपर, ये गलत है। जबकि आम जनता मकान टैक्स दे रही है, शहरी शुल्क दे रही है, नाली शुल्क दे रही है सफाई का, लेकिन ऐसा होता तो सफाई होती नहीं है। फिर ये और अतिरिक्त टैक्स सफाई का, तो ये गलत है। नगर पालिका के द्वारा प्रत्येक घर से प्रति माह 125 रुपये लिए जाने के फरमान को लेकर जब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए निवर्तमान पार्षदों, जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई तो सभी के अलग अलग प्रतिक्रिया रही। जहां एक ओर सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए वर्तमान पार्षदों ने इस निर्णय को सही करार दिया तो वहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए पार्षदों ने इस आदेश की खुले शब्दों में निंदा की। वार्ड नंबर 2 के निवर्तमान पार्षद कारो लिलारे ने कहा कि वर्तमान में नगर पालिका के द्वारा जनता से अवैध वसूली की जा रही है। किसी भी काम के लिए यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका पहुंचता है तो टैक्स के नाम पर उस पर आर्थिक बोझ थोप दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कचरा टैक्स का पुरजोर वे विरोध करते हैं और उनके वार्ड से कोई भी व्यक्ति यहां टैक्स नहीं देगा। वहीं वार्ड नंबर 3 के पार्षद साबिर मंसूरी ने कहा कि नगर पालिका के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है उसकी वे निंदा करते हैं और इस प्रकार के आदेश को तत्काल वापस ले लिया जाना चाहिए। वहीं वार्ड नंबर 1 के निवर्तमान पार्षद अनिल सोनी ने भी नगर पालिका के इस आदेश को गलत ठहराया है। कचरा संग्रहण का कार्य नगर पालिका परिषद द्वारा जो किया जाता है, लेकिन अब जैसे कि मैं अपने सिर्फ वार्ड क्रमांक 3 की बात करूंगा कि बहुत जब से कलेक्टर शासन लगा है बालाघाट में, तब से ना नालियां साफ़ हो रही है और ना ही कचरा घर घर का कचरा लिया जा रहा है। बात रही जो मध्य प्रदेश शासन ने जो नगर पालिका परिषद बालाघाट को आदेश करा है कि आप प्रत्येक घर से महीने के 125 रुपये लें, तो हमारे वार्डवासी 125 रुपये क्यों देंगे? इसलिए नहीं देना चाहिए और इसलिए नहीं देंगे और अच्छा नहीं देने पर उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा। गलत निर्णय है। इस निर्णय की मैं निंदा करता हूं। और लोग साल भर का मकान टैक्स देते हैं तो उसमें सफाई चार्ज भी उनको लगता है क्या, और पानी का चार्ज भी वो लोग देते हैं और क्या कहते तो कई उसमें मतलब बहुत सारे टैक्स उसमें लागू रहते हैं। अब ये अलग से 125 रुपये महीना, 125 रुपये महीना मतलब 12 महीने के 1200 और ये मान के चलो कि 1500-1700 तकरीबन, तो
तो ये जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। मैं इस संबंध में मैंने ये समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा कि नगर पालिका 125 रुपया प्रति माह कचरा उठाने के नाम पर वसूल करेगी। मैं और मेरे वार्ड के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मैं बालाघाट नगर की जनता से अपील करता हूं कि इस तुगलकी फरमान का पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करें। किस बात का टैक्स देंगे हम? 10 प्रकार के टैक्स दे रहे हैं, संपत्ति कर, शिक्षा उपकर, सफाई कर, रोशनी कर। उसके बाद सुविधा हमारे को कुछ भी नहीं मिल रही है। हमारे वार्डों में गंदे पानियों का तालाब बना हुआ है। हम शिकायत 100 बार करते हैं, नगर पालिका का एक कर्मचारी नहीं आता है। तो किस बात का देंगे? न नियमित हमारे यहाँ कचरा उठाने की गाड़ी आ रही है, कभी हफ्ते में 1 दिन आती है, कभी 2 दिन आती है। हर चीज़ का भैया ये बालाघाट नगर पालिका इतनी अवैध वसूली कर रही है कि हम अपनी समस्या के लिए एक लिखित आवेदन देंगे तो उसके लिए 5 रुपये की रसीद कटवाती है। राशन कार्ड बनाना है, समर्पण प्रमाण पत्र लेना है, उसके लिए 40 रुपये की रसीद कटवाती है। और ये तो वो तो दे ही रहे हैं हम लोग, चलो हम लोग नगर पालिका से कुछ काम करा रहे हैं, पर हमको सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम ये कचरा उठाने वाले 125 रुपये प्रति माह वसूलने का आदेश है, इसका विरोध करते हैं। और मैं तो पहली बात तो नगर पालिका ये आदेश निकाल नहीं सकती। यह आदेश आया मध्य प्रदेश शासन से, शासन के द्वारा ये सफाई शुल्क लेने का आदेश आया। इसके एवज में नगर पालिका ने ये आदेश निकाली होंगी। तो मेरा मानना है कि नगर के हर नागरिक पहले से ही अपने टैक्सों का भुगतान करते आ रहा है, तो अतिरिक्त भुगतान वो क्यों करेगा? जिस प्रकार से पहले से दर निर्धारित है सरकार के द्वारा समेकित कर, वो प्रत्येक नागरिक भर रहा है। तो अलग से सिर्फ स्वच्छता के लिए 125 रुपये प्रति माह देना ये बहुत बड़ी बात है। इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। शहर के वार्ड नंबर 9 के निवर्तमान पार्षद शफकत खान ने कहा कि नगर पालिका के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी तरह का कर लगा सकती है, लेकिन किसी भी कर को जनता के ऊपर लगाने के पहले जनता की प्रतिक्रिया जानना आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा स्वच्छता मिशन के तहत लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है और यह भी निश्चित है कि नगर पालिका को भी राशि मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के आदेश जारी करना अनुचित है। देखिए, नगरपालिका अधिनियम में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत प्रशासकीय समिति ने प्रस्ताव पास करके इसको लगा तो दी है, मगर जनता का इफ़ेक्ट या जनता पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जनता का क्या इसके प्रति रुझान है, ये अभी क्लियर आया नहीं है। प्रशासन की जो व्यवस्था थी, उन्होंने अपनी नगरपालिका की आय को बढ़ाने के लिए ये कर उसके ऊपर थोप दिया है। वैसा देखा जाए तो पिछली परिषद में शहर का संपत्ति कर भी बढ़ा है। शहर को 3 भागों में बांटा गया, 3 जोन बनाए गए हैं। जैसे संपत्ति कर का कहीं 26 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, कहीं पर 23 रुपये का रेट है, कहीं पर 18 रुपये के रेट से संपत्ति कर लगाया जा रहा है। पूर्व में नगरपालिका द्वारा रोशनी कर, सफाई कर, ये सब लिया जाता था, मगर ये सारे कर को ख़त्म करके इसको सबको संपत्ति कर में मर्ज कर लिया गया था। उसके उपरांत 2002 में शिक्षा उपकर के रूप में नया कर शहरवासियों को शासन ने लगाया। 2007 और 2008 से फिर नया कर नगरीय विकास शुल्क लगा। ये कर भी नगरपालिका दे रही है। समेतिक कर दे रहा है नगरपालिका को जनता, वो भी दे रही है। 3 कर नगरपालिका को ऑलरेडी जनता दे रही है और संपत्ति कर ऐसा 4था कर है। वार्ड नंबर 28 के निवर्तमान पार्षद बीना कनुजिया कहती है कि जिला प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह सोच समझकर ही ले लिया गया होगा, लेकिन 125 रुपये जनता से लेना यह ठीक नहीं है और यह राशि काफ़ी अधिक है जो गरीब तबके के लोग नहीं दे पाएंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पालिका प्रशासन को बेहतर विकल्प तलाश करनी चाहिए। अभी मैंने भी पढ़ी थी पेपर में। अब इन लोग ने ऊपर से शासन की तरफ से निर्देश आया है कि इन्होंने लिया है ये डिसीजन, ये पक्का पता नहीं है, पर मेरा कहना ये है कि 125 बहुत हो जाता है, जनता के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा। ठीक है, आप लें, पर कम से कम ले। और फिर यदि देखा जाए तो यदि कचरा आपको कचरे की व्यवस्था बनाना, गीला सूखा जैसा भी, यदि जहाँ पर व्यक्ति नहीं दे रहा है उसके प्रति आप टैक्स के रूप में बस ये
यानी जैसे फाइन के रूप में भी वसूल सकते हैं कि भैया तुम गलत दे रहे हो, सूखा गीला एक साथ दे रहे हो, तो उसके उपलक्ष्य पे भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई के रूप में अपन ले सकते हैं, परंतु 125 बहुत हो जाता है। वार्ड नंबर 12 की निवर्तमान पार्षद सरिता केवल सोनेकर ने कहा कि नगर पालिका के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह ठीक है, क्योंकि वर्तमान में सफाई व्यवस्था को लेकर जनता जागरूक नहीं है। यदि जनता जागरूक होती तो इस प्रकार के टैक्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये एक्चुअल में हुआ क्या है कि जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा ये निर्धारित किया गया है नगर पालिका से, तो जनता उस चीज़ को समझती भी नहीं है, अपने हाथों से खुद वो गंदगी फैलाती है। और जो पॉलीथीन मुक्त भारत हमने बनाने का सोचा था और हमारे निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनिल दुआरे जी ने यह लागू भी किया था कि कोई भी सब्जी वाले पन्नी नहीं रखेंगे और किसी भी रोड पर पन्नी में कुछ भर कर फेंकेंगे नहीं, जिससे गाय खाती है और गाय मर जाती है। तो इस लक्ष्य को लेकर के उन्होंने ये पॉलीथीन मुक्त भारत बनाया था, लेकिन जनता भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो जो हमारे नए सीएमओ साहब श्री मटसेनिया जी आए हैं, उनका कहना है कि यदि जनता नहीं समझ रही तो हम लोग उसको 125 रुपये मंथली देने से उनको समझाइश देंगे, ताकि उनको ऐसा कुछ लगे कि नहीं पैसे लेते हैं तो हमको अलग गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग ऐसा देना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर नगर पालिका महोदय ने यह प्रावधान उठाया है। निश्चित ही नगर पालिका चुनाव से पहले इस तरह के आदेश सत्ताधारी पार्टी के लिए मुसीबत और विरोधियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब देखना यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर शासन का रुख क्या रहता है। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए कमल कोडले के साथ अखिलेश जायसवाल की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। न्यू शुभारंभ रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग ने की कार्रवाई, गुलाब जामुन में मिले कीड़े। चेन्नई एक्सप्रेस के बाद पटना बेंगलुरु एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेन के जिले वासियों को मिलेगी सौगात। जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक, 2 और कौओं के साथ 3 मुर्गियों की मौत। कचरा एकत्रित करने नगर पालिका लेगा टैक्स, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनों में आक्रोश। जमीन खरीदी बिक्री में धोखाधड़ी, जमीन विक्रेता और दलाल के विरुद्ध मामला दर्ज। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी से परेशान अभ्यर्थी, प्रदेश शासन पर लगाया चुनावी छलावे का आरोप। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पद्मेश 24/7। नमस्कार।